स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी द नाइन्थ डिसाइपल नोज हाउ दिस एंड्स जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 76 पहाड़। अब एक ट्रक की हेडलाइट्स ने एक बार जिस दुनिया में विंडशील्ड को रोशन किया था उसे अब जीवित स्मृतियों में से कोई भी नहीं पहुंच सकता था। उसके 1000 साल बाद एक बच्ची पहाड़ी जंगल के किनारे खड़ी थी। वह अपनी दादी से वो कहानी सुन रही थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में हमेशा से सुनाई जाती रही थी, जब से उनके एक दूर के पूर्वज उन 6 लोगों में शामिल थे जो एक जलते हुए शिखर से निकलकर ऐसी कहानी में चले गए थे जिसे किसी ने उनके लिए नहीं लिखा था। बच्ची ने पूछा, क्या ये सच है? यह वही सवाल था जो हर पीढ़ी का हर बच्चा पुराने अभिलेखों के अनुसार लगभग इसी जगह खड़े होकर पूछता आया था कि एक अजनबी यहाँ किसी और के शरीर में जागा और कहानी की मर्जी के मुताबिक कुछ करने के बजाय लोगों को बचाने का फैसला किया। उसकी दादी ने, जिन्होंने अपनी कामकाजी जिंदगी कॉन्टिनेंटल आर्काइव की पहाड़ी शाखा में एक मामूली अभिलेखागार आर्किविस्ट के रूप में बिताई थी, जो पीढ़ियों पहले उसी जगह पर बनाई गई थी जहां कभी विदरिंग ब्लेड्स एक्ट हुआ था, जिसकी नींव अब सावधानीपूर्वक कांच के नीचे संरक्षित थी, एक खंडहर के बजाय एक स्मारक के रूप में। इस सवाल पर उसी धैर्यवान ईमानदारी के साथ विचार किया जिसकी मांग यह वृतांत इसे सुनाने वाले हर व्यक्ति से हमेशा करता था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि यह उस तरह सच है या नहीं जिस तरह से तुम समझती हो। मुझे नहीं लगता कि आज जीवित कोई भी व्यक्ति इसे निश्चित रूप से जान सकता है, और मुझे लगता है कि यह वृतांत अपनी पहली प्रस्तुति से ही इस अनिश्चितता के प्रति हमेशा से ईमानदार रहा है। मैं जो जानती हूँ वह यह है कि 6 लोगों ने ईमानदारी से एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया, उस रास्ते के बजाय जो उनसे अपेक्षित था, और उस चुनाव ने उस हर चीज का निर्माण किया जिसके बीच में तुम अभी खड़ी हो। ये जंगल, यह अभिलेखागार, ये पूरा गठबंधन जिसने पहले की किसी भी चीज की तुलना में लोगों को पिछले 1000 सालों से अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र रखा है। बच्ची ने जोर देकर पूछा, लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करती हैं? पुनर्जन्म वाली बात, वो कहानी जो वो होने से पहले जानता था। उसकी दादी मुस्कुराई। वो एक ऐसे व्यक्ति की शांत और स्थिर मुस्कान थी जिसने बिना इसे पूरी तरह सुलझाए ठीक इसी सवाल के साथ अपना पूरा करियर बिता दिया था। उन्होंने कहा, मैं उन हिस्सों पर विश्वास करती हूं जिन्हें मैं सत्यापित कर सकती हूं। रचनाएं, लड़ाइयां, पत्र और उसके बाद हुई हर घटना का अभिलेखागार का अपना सावधानीपूर्वक और ईमानदार रिकॉर्ड। मैं उन पर पूरी तरह विश्वास करती हूं क्योंकि 1000 साल की सावधानीपूर्वक छात्रवृत्ति ने उनकी पूरी तरह से परीक्षा की है और वे खरी उतरी है। उन्होंने बच्ची की ओर नीचे देखा, एक ऐसे चेहरे को देखा जो अनजाने में ही अभिलेखागार के सबसे पुराने चित्रों द्वारा संरक्षित विशेषताओं की कुछ दूर की प्रतिध्वनि को समेटे हुए था। जहां तक पुनर्जन्म की बात है, मैं उस पर उस तरह विश्वास करती हूं जैसे मुझे लगता है कि खुद लिन फैंग 1000 साल बाद लोगों से विश्वास करवाना चाहते होंगे, एक तयशुदा तथ्य के रूप में नहीं जिसे या तो आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें, बल्कि एक ऐसे सवाल के रूप में जिस पर ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे इस वृतांत के हर ईमानदार सवाल पर बहुत जल्दी किसी आरामदायक निश्चितता पर पहुंचने के बजाय हमेशा विचार किया जाना चाहिए। बच्ची ने इस बात पर विचार किया, वो विशेष गंभीर विचार जो बच्चे कभी कभी उन सवालों पर लाते हैं जिनकी वयस्कों ने बहुत पहले ही नए सिरे से जांच करना बंद कर दिया था। उसने अंत में कहा, मुझे लगता है कि मैं इस पर विश्वास करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे साबित कर सकती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे यह विचार पसंद है कि कोई कहीं असंभव जगह पर जाग सकता है और इसके बावजूद अपने सामने मौजूद लोगों के लिए मायने रखने का विकल्प चुन सकता है। उसकी दादी ने महसूस किया, 1000 साल पुराना कोई सिद्धांत किसी ऐसे व्यक्ति के सामने तरोताजा होकर उतर रहा है जो इसे उन दोनों की कल्पना से कहीं आगे ले जाने के लिए काफी युवा है। उसकी इस बात पर एक शांत और स्थिर गर्माहट महसूस हुई और उन्होंने कहा, मुझे लगता है इस पर विश्वास करने का यही बिल्कुल सही तरीका है। दोपहर की रोशनी जैसे जैसे नर्म होने लगी, वे दोनों अभिलेखागार की पहाड़ी शाखा की ओर वापस चल पड़े। वे एक सहस्रवर्ष पूर्व नष्ट हुए संप्रदाय की संरक्षित नींव के पास से गुजरे और उस स्मारक उद्यान के पास से भी जिसे 1000 वर्षों के दौरान 6 बचे हुए लोगों के वंशजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजा गया था, जिन्होंने एक दूसरे के लिए और आने वाले हर व्यक्ति के लिए ईमानदारी से मायने रखने का चुनाव करना कभी बंद नहीं किया था। बच्ची स्मारक के केंद्रीय पत्थर के पास रुक गई, जहां सदियों पहले इस वृतांत की शुरुआती पंक्ति को सावधानीपूर्वक और स्थायी लिपि में उकेरा गया था, जो इंटरवीनिंग 1000 वर्षों के दौरान हर शासन और हर संकट से अधिक समय तक टिकी रही थी। मैं कीचड़ में जागा, अपने मुंह में किसी और का नाम लिए हुए, और कुछ ही पलों में समझ गया कि मुझे 1 घंटे के भीतर मर जाना है। किसी और की कहानी का एक वाक्य जो ये दिखाने के लिए था कि असली खलनायक कितना खतरनाक है।
इसके ठीक नीचे सदियों बाद उन हाथों द्वारा जोड़ी गई एक दूसरी पंक्ति थी जिनके नाम अभिलेखागार के सावधानीपूर्वक रखे गए रिकॉर्ड आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं। ये पंक्ति उस विचार को पूरा करती थी जिसे मूल वृत्तांत ने 1000 अनगिनत ईमानदार अध्यायों के माध्यम से वास्तव में उत्तर दिया था। इसके बजाय मैंने मायने रखने का विकल्प चुना। वो चुनाव करना ही एकमात्र ऐसी कहानी थी जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती थी। बच्ची ने दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा, ठीक वैसे ही जैसे उससे पहले की हर पीढ़ी का हर बच्चा उस जगह खड़े होकर पढ़ता आया था, और बिना पूरी तरह समझे कि क्यों, उसने अपने से कहीं बड़ी चीज को विरासत में पाने के उस शांत और स्थिर वजन को महसूस किया। कोई तैयार कहानी नहीं, वो कम उम्र में ही समझ गई थी, बल्कि एक निरंतर आमंत्रण जो यहाँ खड़े होने वाले, इन शब्दों को पढ़ने वाले और ईमानदारी से यह सोचने वाले हर एक व्यक्ति को नए सिरे से दिया गया था कि उनका अपना अध्याय अंततः क्या समाहित कर सकता है। उसने पत्थर से दूर मुड़ते हुए कहा, दादी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या आपको लगता है कि मैं भी इस वृत्तांत में कुछ जोड़ सकूंगी? इसलिए नहीं कि मेरे साथ कुछ असाधारण होता है, बस इसलिए क्योंकि मैंने कुछ सच देखा है, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले आश्वे ने देखा था। उसकी दादी ने उसका हाथ थाम लिया, वही हावभाव, अनजाने में ही, जो बाय लिंग ने 1000 साल पहले एक अलग पहाड़ी रास्ते पर 19 साल के लड़के को दिया था, और एक ऐसे व्यक्ति की पूरी शांत गर्माहट के साथ मुस्कुराई जो पूरी तरह से समझती थी कि इस खास सवाल को हमेशा किस जवाब की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है वृतांत हमेशा से तुम्हारे यही पूछने का इंतजार कर रहा था। वे दोनों आगे बढ़ती गईं, दादी और पोती, एक ऐसे पहाड़ से नीचे जो कभी जला था और उसके बाद से 1000 वर्षों तक धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक, फिर से हरे भरे, जीवित और स्थायी रूप से पूर्ण रूप में वापस बढ़ रहा था, बिना किसी को जोर से बताए उस साधारण, स्थायी विकल्प को आगे बढ़ाते हुए जो एक डरे हुए अजनबी ने इसी सटीक जगह पर 1 सहस्र वर्ष पूर्व पहली बार बनाया था, जब उसने दुनिया द्वारा उसे दी गई हर उचित उम्मीद के खिलाफ ये तय किया था कि वह अपनी जगह चुपचाप किसी और की भूली हुई कहानी में गायब हो जाने के बजाय अपने सामने मौजूद लोगों के लिए ईमानदारी से मायने रखना पसंद करेगा। कहानी हमेशा की तरह और हमेशा की तरह चलती रही। तो दोस्तों, अगर ये दास्तान आपको पसंद आए हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।